नमस्कार सम्मानित निवेशकों, परियोजना के सभी प्रतिभागियों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो आज तीसरी तिमाही पहले ही शुरू हो चुकी है क्योंकि छठा महीना अब समाप्त हो गया है और सातवां महीना अभी अभी शुरू हो गया है। तो हमारे पास जून के महीने में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं? जून में एलएलसी सोबलमश के बैंक खातों में कुल 35 मिलियन रूबल की एक महत्वपूर्ण राशि सफलतापूर्वक जमा हुई। ये एक सकारात्मक वित्तीय उपलब्धि थी, लेकिन बाकी एजेंडा जिसे हम आज चर्चा करने वाले हैं हमारे लिए उतना सुखद या उत्साहजनक नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस संदर्भ में यहाँ क्या विशेष रूप से कहा जा सकता है? जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, ये हमारे द्वारा प्रस्तावित वास्तुकला और नगर नियोजन समाधान की आधिकारिक स्वीकृति से संबंधित है, जो एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि हमने वास्तुकला के साथ अपने संबंधों में एक नए, महत्वपूर्ण और रोमांचक चरण में प्रवेश किया है, जो भविष्य के लिए बहुत कुछ दर्शाता है। पिछली बार हमारे पास ऐसी एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति थी कि हम एक पूरे हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक नगर नियोजन समाधान की संशोधित वास्तुकला को अपलोड नहीं कर सके। हम एक निश्चित चरण तक पहुंचते थे और वहां सब कुछ वैसे ही घूमने लगता था जैसे यूट्यूब पर होता है जब वह ठीक से काम नहीं करता। हमने सपोर्ट सर्विस से संपर्क किया, लेकिन वे न हाँ न ना न हाँ 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 और कुछ भी नहीं। फिर आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उनके यहाँ समस्याएं हैं और अपलोडिंग गोसुसलुग वेबसाइट के माध्यम से हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है, उस समय काम कर रहे कई लोगों को वास्तव में कुछ समस्याएं हुई थीं, लेकिन आखिरकार हमने इसे सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया, क्योंकि असल में उन्होंने यह काम शुरू कर दिया था जबकि उनके पास इस विशेष क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक संख्या में विशेषज्ञ नहीं थे जो वास्तव में योग्य होते। आखिर वे कैसे योग्य होते? न तो पर्याप्त संख्या में डेवलपमेंट विशेषज्ञ उपलब्ध थे, न ही हाई पॉलीगोनल मॉडल्स बनाने वाले कुशल विशेषज्ञ, और न ही अन्य कई ज़रूरी विशेषज्ञ वगैरह वगैरह। बहुत सारी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं, और जैसा कि कहते हैं, उन्हें काम के दौरान ही समस्याएं सुलझानी पड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोगों ने अपने अतिरिक्त आवेदन वापस ले लिए, जबकि कुछ अन्य लोगों ने और 600 अनुमोदन के लिए अपने आवेदन वापस ले लिए। या दिन अब ये संख्या मेरे अनुसार घटकर 360 रह गई है। यही वहाँ बताया गया था। और अच्छा है कि अब हम वास्तुकला विशेषज्ञों से संवाद करने लगे हैं। यह भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैसा कि कहते हैं, धैर्य के अलावा और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि काम चल रहा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है। कोई जल्दबाजी में कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है और कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हम सब मिलकर यह सब महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से पूरा करेंगे और हम इस विशाल निर्माण कार्य की सफल समाप्ति का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमें निश्चित रूप से रोका गया था। समय सीमा के मामले में हमें बहुत अच्छी तरह से रोका गया, लेकिन हमने समय बर्बाद नहीं किया और हमने उसी योजना के अनुसार काम जारी रखा जो शुरू से ही तय की गई थी, उच्च तरलता वाला उत्पादन शुरू करना। हमने कई ऐसे उपकरण चालू किए जो शुरू में इस परियोजना में शामिल नहीं थे। प्राप्त की गई पर्याप्त धनराशि और किए गए महत्वपूर्ण निवेशों की बदौलत इन सभी आवश्यक उपकरणों को सफलतापूर्वक खरीदा गया और स्थापित किया गया। ये उपकरण बिल्कुल भी सस्ते नहीं हैं। ख़ास तौर पर क्रैंकशाफ्ट प्रेस, इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील की स्टैंपिंग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ढाई और 50वें गेज की प्लेटें बनाने के लिए आवश्यक स्टैंपिंग टूलिंग, जो आमतौर पर कोन ग्राइंडर में व्यापक रूप से इस्तेमाल होती हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टील को प्रोसेस किया गया था। हम कह सकते हैं विशेष रूप से इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील, खास तौर पर कोन ग्राइंडर के लिए, और न सिर्फ कोन ग्राइंडर के लिए बल्कि 5000 से भी अधिक सेट सफलतापूर्वक तैयार किए गए थे। और इसी के बिल्कुल सटीक अनुसार इससे हमें महत्वपूर्ण और ठोस आर्थिक आंकड़े प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिली, जो केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि अत्यधिक व्यावहारिक और उपयोगी भी थे। और हमें क्या मिला? हमें अपने आंकड़े मिले।
जो सैद्धांतिक गणनाओं के बहुत करीब थे। ऐसा होता है कि हमारे पैकेटोर, स्टेटर और रोटर की लागत में बेलिचा कलेट का गिलहरी पिंजरा डाला गया है। लागत का मुख्य हिस्सा सामग्री की कीमत पर आता है, न तो वेतन, न ही अमूर्तीकरण, नहीं। सामग्री के बाद दूसरे महत्वपूर्ण स्थान पर भवन का रखरखाव, उसका कुशल संचालन और उसे हमेशा कार्यशील तथा उपयोग योग्य स्थिति में बनाए रखने की लागत आती है, और उसके बाद ही अन्य सभी प्रकार के खर्चों की बारी आती है, जो कि कुल लागत का एक छोटा और अंतिम हिस्सा होते हैं। और आगे काम करते हुए, क्योंकि पहले चरण में हमने नमूनों के निर्माण के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली स्टील खरीदी थी ताकि वह आसानी से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके बाद हमने लागत और खरीदी जाने वाली कच्ची सामग्री, विशेष रूप से इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील की कीमत को न्यूनतम करने की दिशा में गहनता से काम करना शुरू किया ताकि हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें और दक्षता में सुधार ला सकें। और हमें बहुत ही अच्छे आंकड़े मिले। इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील 3412 की खरीद, जिसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर है और पट्टी की चौड़ाई 99 मिलीमीटर है, यह एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धि है। रूस में यह उत्पाद बिना किसी अतिरिक्त परिवहन लागत या अन्य संबंधित खर्चों के सीधे तौर पर खरीदने पर प्रति टन 1,12,400 रूबल की कीमत पर उपलब्ध है। वहीं चीन में यही स्टील अधिकतम 67,000 रूबल की मिलती है। और इसके अलावा चीन में इतनी ही कीमत पर और भी कहीं अधिक बेहतर गुणों वाली उच्च गुणवत्ता वाली स्टील आसानी से खरीदी जा सकती है। और बाद में यह भी स्पष्ट रूप से पता चला कि वही स्टील जिसे हम रूस में खरीदते हैं, असल में पूरी तरह से चीनी निर्माण की ही स्टील है, क्योंकि रूस में इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील की आपूर्ति करने या यहाँ इसका उत्पादन करने का लगभग कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपभोग बहुत ही नगण्य है। चूंकि रूसी संघ के क्षेत्र में मोटरों के उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई है। और अंत में आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आज के समय में अलग से कोई नोवोलिपेत्स्क मेटलर्जिकल कॉम्बिनेट नहीं है जो ये पट्टी बनाता था, बल्कि VLMK चीन, रूस, USA नामक एक संयुक्त कंपनी है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम कच्चा माल चीन से खरीदें। यही स्थिति तांबे के साथ भी निकली। चीन में तांबा रूस की तुलना में सस्ता है। ये एक विरोधाभास है ना? यहाँ तक कि इसे यहाँ लाना भी सस्ता पड़ता है। अगर हम पूरे इंजन के सभी घटकों को देखें, न कि सिर्फ धातु की स्टैंपिंग को, तो सबसे महत्वपूर्ण और महंगा हिस्सा निश्चित रूप से तांबा है, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली तांबे की वाइंडिंग वायर जो इसके संचालन के लिए आवश्यक है। और जो नई मशीनें और आधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं, उन्होंने वेतन मद में होने वाले खर्चों को, साथ ही श्रम लागत और बाकी सभी अन्य परिचालन खर्चों को भी न्यूनतम संभव स्तर तक सफलतापूर्वक ला दिया है, जिससे दक्षता में वृद्धि हुई है। इसलिए इस विशेष स्थिति में यह महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इंजन को वास्तव में काम करना चाहिए? क्योंकि अभी मैं ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल सुन रहा हूं जो इस विषय से संबंधित हैं। और अगर हम यह कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन, ओवरहेड खर्च, अप्रत्यक्ष खर्च, ट्रांसपोर्ट, वेतन फंड और टैक्स सहित इन सभी महत्वपूर्ण मामलों में हम चीनियों से वास्तव में सफलतापूर्वक और पूरी तरह से प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे कच्चे माल के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते। यह पहली नज़र में है, लेकिन आइए इसमें गहराई से समझते हैं। चीनी लोग इसी स्टील और बाकी सभी प्रकार की धातुओं पर 50 हर्ट्ज पर काम कर सकते हैं, ठीक है, 100 हर्ट्ज या शायद 75 नए या पुराने उपकरणों पर भी, ठीक है। लेकिन हम इसी स्टील पर 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज पर भी काम कर सकते हैं। अभी हम मैक्सवेल को एंसिस में चला रहे हैं। इसके अलावा अगली पीढ़ी की मशीनों के लिए भी अतिरिक्त मॉडल हैं। यह बात प्रयोगशाला में व्यावहारिक परिणामों से भी सिद्ध होती है। नतीजतन हम वही मशीन जो चीनी बनाते हैं, उसे 4-5 गुना कम या 6 गुना कम तांबे के उपयोग के साथ बहुत ही कुशलता से और प्रभावी ढंग से बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तांबा, विद्युत तकनीकी स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य सामग्री, खासकर अब जब पंप, पंखे, ये सभी उपकरण अब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के नियंत्रण में बनाए जाते हैं।
औद्योगिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर 900 हर्ट्ज तक, इसलिए कुछ भी अनुकूलित करने की आवश्यकता नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बाजार में उपलब्ध है वे हमारे साथ आसानी से काम कर सकते हैं। इसलिए लागत के हिसाब से प्रति किलोवाट क्षमता में हम चीनियों से काफ़ी आगे हैं और बाजार में अपने प्रस्ताव कीमत के मामले में भी हम आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि हम सामान्य स्टील पर भी उच्च आवृत्तियों पर काम कर सकते हैं, जिससे तांबा, एल्यूमिनियम और स्टील की कम मात्रा या कम संख्या का उपयोग करना पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय लाभ है। आवृत्ति में वृद्धि के अनुपात में यदि आवृत्ति 4 गुना बढ़ा दी जाए तो सामग्री 4 गुना कम लगेगी, 6 गुना तो 6 गुना कम, और 6 गुना का मतलब है कुल 300 हर्ट्ज। हमारे क्वाडकॉप्टर पर, हमारे मोतिल्योक पर आवृत्ति 395 हर्ट्ज है। बस इतना ही। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह निश्चित रूप से उन चीज़ों से कम नहीं है जो हम अभी कारखानों में देख रहे हैं। वे मोटरें जो बन रही हैं, वे भंडार जो उत्पादन शुरू करने को तैयार हैं, वाकई प्रभावशाली हैं, पहले से ही प्रभावशाली हैं। और यह अब हाथ से या अस्थायी रूप से नहीं बना है। यह अब वह स्थिति नहीं कि पान साहब ने खुद बना लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो सिद्धांत अब व्यवहार में बदल रहा है और यह व्यवहार काफ़ी आशाजनक और उत्साहवर्धक प्रतीत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सब कुछ जो अभी तक केवल एक अवधारणा है, वास्तव में साकार होगा। यह एक बड़ी उम्मीद है क्योंकि यह अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इस महत्वपूर्ण विकास को आर्मी 2025 फोरम में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद मेरे सभी सम्मानित निवेशकों, आपके अटूट विश्वास के लिए, इस बात के लिए कि आपने धैर्यपूर्वक सुना और यहाँ तक कि ऐसी कुछ कम सुखद जानकारी के बावजूद भी आप अपना संतुलन, विवेकपूर्ण निर्णय और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दबाव को अच्छी तरह से झेलना जानते हैं, आप झटकों को सहना जानते हैं और आप पूरी स्थिति का तार्किक रूप से मूल्यांकन करना जानते हैं जो भी घटित हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम आपके साथ इस महत्वपूर्ण परिणाम तक नहीं पहुंच पाते और यह सब कुछ नहीं बना पाते। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।